Hello everyone, in our today's video we are going to cover most important 14 short question and answers for TS इंटर सेकेंड ईयर economics एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये पार्ट 3 है. सो मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 अपलोड कर रखा है एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक कर सकते हैं आप वो सारे वीडियोस जो कि मैंने लिंक भी शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में. सो इसका फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है एंड सेकेंड पार्ट भी हो चुका है एंड ये थर्ड पार्ट है जिसके अंदर रिमेनिंग आंसर्स को हम समझने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल एग्जाम में ये सारे आंसर्स आने वाले हैं जो कि आपको 8 अटैम्प्ट करने होते हैं जो एक एक 5 मार्क्स का होता है. सो बेसिकली इसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे एंड आपको इसमें से 8 अटैम्प्ट करने होते हैं. सो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था द टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. सो बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ये मतलब होता है ये एक इस तरह की सोर्सेज होते हैं जिसको अगर हम एक बार यूज़ कर लें तो इसको हम फिर से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. सो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स इस तरह की फ्यूल्स होते हैं यानी कि एक एनर्जी होती है जिसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं. ये हमें तब मिलती है जब हम जो फॉर्म्ड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के उसको जब हम यूज़ करते हैं तो इससे हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है. जैसे कि जो एक बार इंसान या जो जानवर जो मर जाते हैं और उनके जो बॉडी जो उसके अंदर प्रिजर्व होकर स्टोन में जो फॉसिल्स बन जाते हैं उसको हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स. और ये 3 कैटेगरीज के होते हैं जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. जो कोल होता है वो बेसिकली डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स एंड फर्न्स होता है. ये जो है सिर्फ झाड़ों और पत्ते और पेड़ों से बनता है जो कि जो मिट्टी में मिलकर जो हार्ड हो जाता है और इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट होने की वजह से ये कोल के शेप में आ जाता है. एंड जो क्रूड ऑयल होता है वो सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जूको प्लैंकटन एंड एल्गी जो होता है उसको डिकम्पोज होने के बाद ये क्रूड ऑयल बनता है. ये भी एक्सेसिव प्रेशर की वजह से ऐसा बन जाता है. नेचुरल गैस ये भी एक मिक्सचर है सारे गैसियस हाइड्रोकार्बन्स के जो कि मीथेन से बनी होती है. और ये सभी चीज़ों से हम बहुत सारे जो है हमारे व्हीकल्स में यूज़ करते हैं एंड बहुत सारी जगहों पे हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. न्यूक्लियर फ्यूल्स जो है वो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में बनते हैं और उसको यूज़ किया जाता है वहाँ पर और इससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हम जो है पावर को जनरेट कर सकें टर्बाइंस को मूव करने के लिए और हम इससे न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हैं. सो न्यूक्लियर पावर जो है 6% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है एंड 13 to 14% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सारे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और ये नॉन रिन्यूएबल है यानी कि एक बार हम इसको अगर यूज़ कर लेते हैं तो फिर से हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. और ये सारी चीज़ें यूज़ करने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. एसेस द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडियन इकोनॉमी. इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है और इसको हम ग्लोबल ट्रेड भी कह सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड भी कह सकते हैं. जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में लोग गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करते हैं और उसको वहाँ पर सेल करते हैं एंड परचेज करते हैं और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी में. जैसे कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो फॉरेन ट्रेड होता है वो हेल्प करता है और एनकरेज करता है एक कंट्री को ताकि वो स्पेशलाइज कर सकें सिर्फ उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उन्हीं कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में जिसमें कंपैरेटिवली उनको चीपर कॉस्ट आ रही है. उनको अगर कम खर्च आ रहा है तो वो उस तरह की गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स. यानी कि वो लोगों को खर्चा कम आता है वो अगर फॉरेन ट्रेड करते हैं तो. एंड मार्केट एक्सपेंशन, फॉरेन ट्रेड की मदद से मार्केट एक्सपैंड हो जाती है. लोग दूसरी कंट्रियों में सेल कर सकते हैं अपने गुड्स को, यहाँ से वहाँ दूर दूर तक सेल कर सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है. इसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड भी होती है और फॉरेन डिमांड भी होती है उस प्रोडक्ट की. एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जो है इंडिया का बैकबोन कहा जाता है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक प्राइमरी सेक्टर है हमारी कंट्री का. यहाँ पर हम एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा करते हैं और इंडिया में हम बहुत सारे एक्सपोर्ट्स करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के जैसे कि राइस, कॉटन, फ्रूट्स एक्सेट्रा. हम दूसरे कंट्रीज़ को हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देते हैं और इसकी मदद से हमारे फार्मर्स की बहुत मदद होती है और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है. कंपटीशन, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिस्करेज करता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल मोनोपलीज यानी कि जो लोकल मोनोपलीज होती हैं, जो सिंगल सेलर होता है उसका एक जो सोचता है कि वो सिंगल सेल करेगा, उस तरह की कंपटीशन नहीं होती है. यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है. यहाँ पर लोग बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स से गुड्स को ट्रेड करते हैं. सो यहाँ पर लोकल प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम में नहीं रख सकते हैं. वो लोग कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और यहाँ पर कंज्यूमर्स के बीच में जो है वो एक चीप एक्सपोर्ट का डर भी नहीं होता है. उनको अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. सो यहाँ पर हमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, मार्केट एक्सपेंशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड कंपटीशन जैसे फीचर्स मिलते हैं.
फॉरेन कैपिटल, सो इंडिया जो है वो एक ऐसी इकोनॉमी है जिसने अलाउ कर दिया है एमएनसीज़ को और कोर सेक्टार्स को, जैसे कि जो हमारी कंट्री है, हमारे पास फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टार्स में जो है वो बाहर की कंट्रीज़ जो है, जो फॉरेन फर्म्स है, वो लोग उनका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनका कैपिटल लाके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अप टू 74% या फिर 100% भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के स्टेक्स और जो शेयर्स है वो लोग ओन कर सकते हैं, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। सो बेसिकली WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में जो ट्रेड करते हैं लोग, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनके ट्रेड को अच्छे से रेगुलेट करने, उनके ट्रेड को अच्छे से कैरी करने के लिए और उसमें जो डिस्प्यूट्स आते हैं उन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इसको लाया गया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा सा, और इसको हम 1 जनवरी 1995 में देख सकते हैं, तब ये एस्टैब्लिश हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल एंड उनकी इनकम को बढ़ाना, लोगों की जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाना और लोगों में एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करवाना और उनके प्रोडक्शन को एक्सपैंड करवाना, ट्रेड और उनके जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो वर्ल्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उन सभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो है कि हम डेवलपमेंट भी करें हमारी कंट्रीज़ में, लेकिन हम एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम में ना डालें, यानी कि हमें पोल्यूशन या फिर जो डिफॉरेस्टेशन या फिर जो डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ है उसको बिना किए, उसको बिना यानी कि हमारी कंट्री को जो है उसमें एनवायरनमेंट को बिना ख़राब किए हमें कंट्री को डेवलप करना है। उस कॉन्सेप्ट को WTO ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स, जो है हम पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं जो डेवलप कर सकते हैं कंट्रीज़ को, ताकि कंट्रीज़ डेवलप हो सके और एक अच्छे से ट्रेड कर सकें और उनका एक अच्छा शेयर बने वर्ल्ड ट्रेड में। ये WTO का काम होता है। एंड प्रमोटिंग ट्रेड फ्लोज, यानी कि जो ट्रेड फ्लोज होते हैं, ट्रेड किस तरह से चलना चाहिए, कब प्राइसेस को बढ़ाना चाहिए, कब किस तरह से उसको रोका जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें WTO देखता है और एनकरेज करता है नेशंस को, ताकि वो लोग अडॉप्ट कर सकें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड प्रैक्टिकेबल प्रिडिक्टेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं कुछ फॉलोज करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रेड के, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है बाय WTO। एंड एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको एस्टैब्लिश करवाना और जो ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो डिस्प्यूट्स आते हैं जो कंट्रीज़ के बीच में, उसको सॉल्व करवाना, ये भी WTO का काम है। एनालाइज द डिफरेंसेस बिटवीन GATT एंड WTO। सो GATT का फुल फॉर्म हम देख सकते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, एंड जो WTO है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। सो बेसिकली GATT एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करता था। बेसिकली इसका भी काम ये था कि जो वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है, जो कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल हो रहे हैं और जो परचेज हो रहे हैं, उनको किस तरह से रेगुलेट करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को एस्टैब्लिश करना, ये GATT पहले एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन इसके अंदर कुछ डिस्प्यूट्स थे और इसके अंदर ये सही से काम नहीं कर रहा था, फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया और उसके बाद WTO को लाया गया 1995 में। लेकिन 1995 के पहले GATT ही फंक्शन करता था। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि GATT हैड नो इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन, इसका कोई इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन नहीं था, यानी कि इसको कहीं से एक अच्छे ऑफिस में या फिर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की तरह एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। लेकिन जो WTO है वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है और उसका एक खुद का सेक्रेटरीट भी है। इट्स कमिटमेंट्स वर डिवाइज्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस, यानी कि जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स है, जो फ्यूचर में आने वाले ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आने वाले हैं, उनके रिलेटेड GATT प्लान्स बनाया करता था और फ्यूचर के बारे में सोचता था। लेकिन जो WTO है उसके कमिटमेंट्स परमानेंट थे, यानी कि वो हमेशा से डिसाइड करके रखता था और वो प्रेजेंट सिचुएशंस को भी टैकल करने के लिए बनाया गया था। इट्स रूल्स वर अप्लाइड ऑन मर्चेंडाइज गुड्स ओनली, यानी कि जो मर्चेंडाइज गुड्स वो होते हैं जिसको हम सेल करते हैं और वो सिर्फ सेलिंग के लिए होते हैं, उन सभी गुड्स के ऊपर GATT के रूल्स लगाए जाते थे। लेकिन जो WTO है वो ना कि सिर्फ मर्चेंडाइज गुड्स बल्कि रूल्स वो अप्लाई करता था सर्विसेज पर भी। GATT के कुछ एग्रीमेंट के लॉज थे, रूल्स थे, प्रोविजंस थे, वो मल्टीलैटरल थे, यानी कि सभी कंट्री के मेंबर्स के लिए थे, लेकिन वो सेलेक्टिव इन नेचर थे और वो सभी पर बाइंडिंग नहीं थे, यानी कि वो सिर्फ सेलेक्टिव थे, यानी कि उसके अंदर सारे ग्रुप्स तो इन्वॉल्व थे ट्रेड में, लेकिन ये रूल्स सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ पर लागू होते थे और बाकी की दूसरे कंट्रीज़ को फ्री रखा गया था उन रूल्स से। लेकिन जो WTO है उसने एग्रीमेंट के जो प्रोविजंस है वो इस तरह से बनाए कि वो सभी मेंबर्स पर बाइंडिंग हो, सभी मेंबर्स ने वो रूल्स को फॉलो करना होता था और कोई भी मेंबर उस रूल से उसको ब्रेक नहीं कर सकता था और ये सभी पर बाइंडिंग है।
एंड जो GATT है उसके अंदर जो डिस्प्यूट सिस्टम था वो डायलेटरी था और बाइंडिंग नहीं था, यानी कि जब अगर कंट्रीज़ में कोई भी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं ट्रेड से रिलेटेड, कोई भी ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए या किस तरह से उसके प्राइसेस हों, इन सभी जो डिस्प्यूट्स आते हैं कंट्रीज़ के बीच में उसको GATT सही से सॉल्व नहीं करता था और डिले हो जाते थे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में। और ये बाइंडिंग भी नहीं थे, यानी कि लोग उसको फॉलो नहीं करते थे और अच्छे से लोग इसको अप्लाई नहीं करते थे इन रूल्स को, और लोग इसको बिल्कुल भी सुनते नहीं थे उसके डिसीजंस को। लेकिन जो WTO आया था, WTO ने डिस्प्यूट्स को अच्छे से सेटल किया और इसके अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वो फास्ट था, ऑटोमेटिक था और बाइंडिंग था, यानी कि सभी पार्टीज़ को उसके रूल्स जो है, डिसीजंस जो है वो सुनने पड़ते थे। डिस्टिंग्विश द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दो अलग अलग चीज़ें हैं और ये कंट्री की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का रिकॉर्ड है, यानी कि ये कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि कंट्री कितने लोगों से दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रांजैक्शंस करती हैं, किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस करती है, क्या खरीदती है, क्या सेल करती हैं, ये सारे चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाए जाते हैं। ये एक रिकॉर्ड है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच के डिफरेंसेस। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक कंट्री का बैलेंस है जो कि कंट्री के ट्रेड के बैलेंस को दिखाता है, यानी कि अगर हमने कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है, इन दोनों के जो वैल्यूज़ होते हैं उन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आता है, नेट डिफरेंस, उसको हम कह सकते हैं कि कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड है। यानी कि इसके अंदर हम सारे जो गुड्स होते हैं, मर्केंटाइज गुड्स, उनकी वैल्यू को लेते हैं, जितना हमने एक्सपोर्ट किया है और जितना इंपोर्ट किया है, और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर ए ईयर, हम एक साल के लिए उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकलता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। इसके अंदर हम सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और ये एक बैलेंस शीट की तरह है। इसके अंदर हम सभी ट्रांजैक्शंस जो एक कंट्री करती है दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और ये भी पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर अ ईयर। सो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके अंदर हम सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि गुड्स से रिलेटेड है, मर्चेंटाइज गुड्स है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है उसके अंदर हम दो तरह के ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, जो बोथ गुड्स से भी रिलेटेड है एंड सर्विसेज से भी रिलेटेड है। कैपिटल ट्रांसफ़र्स को हम दोनों में भी रिकॉर्ड किया करते हैं। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें भी हम इसको इंक्लूड करते हैं एंड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें भी हम उसको इंक्लूड करते हैं। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमें एक पार्शियल व्यू देता है कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में। ये हमें पूरा व्यू नहीं देता है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमें एक क्लियर व्यू देता है, वो हमें अच्छे से बताता है कि कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। एंड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है या फिर अनफेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो उसके अंदर हम सिर्फ रेसिप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं एंड पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं और इसको टैली करते हैं, जैसे हम बैलेंस शीट में किया करते हैं। वाई शुड वी प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट? सो बेसिकली एनवायरनमेंट का मतलब ये है जहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स साथ में मिलकर रहते हैं, जिसमें एक बायोटिक और एबायोटिक जो चीज़ें होती है, जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे जो प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स है, जो सारे तरह की अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे मिलकर रहते हैं, उस जगह को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। सो बेसिकली एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर हम जान सकते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है। सो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ इन द नीड ऑफ आवर अक्रॉस दी नेशंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि जो प्रोटेक्शन है एनवायरनमेंट की उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और नीड है हमें हर नेशन में, कंट्री में, हर एक कंट्री जो वर्ल्ड की है उसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो चुका है। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, जैसे कि जो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे, यानी कि अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स आएंगे और एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। एंड अगर हमारे एनवायरनमेंट में हम उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, उसके अंदर सभी तरह के ट्रीज़ एंड जो प्लांट्स है उन सभी को अच्छे से लेकर चलेंगे, तो उसके अंदर हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा एंड फूड सिक्योरिटी होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड जो फॉरेस्ट और वेजिटेशन है जो हमें रेंज प्रोवाइड करता है और एक बैलेंस्ड वेदर देता है, यानी कि अगर हमारे पास फॉरेस्ट होंगे और अच्छे से प्लांट्स होंगे तो वहाँ पर जो है वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करते हैं और वो लोग ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिसकी मदद से एक बैलेंस्ड वेदर रहता है और इसके अंदर हमें ग्लोबल वार्मिंग को फेस करना नहीं पड़ता है। और इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए एनवायरनमेंट को और ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने चाहिए।
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल डेवलपमेंट, यानी कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो हमारी सोशल डेवलपमेंट में मदद करता है। इससे हमारी इंक्रीज़ होती है हेल्थ और वेल्थ, यानी कि अगर हमारे पास अच्छे से ट्रीज़ होंगे, अच्छा सा डेवलपमेंट होगा कंट्री में, अगर अच्छे से एनवायरनमेंट होगी तो वहाँ पर हमारे लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और उसकी वजह से लोग अपनी वेल्थ को भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मदद करता है ताकि हम हमारे फ्यूचर जनरेशन्स और उनके लिए इकोनॉमिक वेलफेयर को ध्यान में रख सकें। यानी कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे और हमारी कंट्री में डेवलपमेंट भी करेंगे, अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं तो हम जो है वो आने वाले फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को बचा सकेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंश्योर्स पॉल्यूशन फ्री लिविंग, हमें पोल्यूशन से ये बचाने की कोशिश करता है। एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेंटेन्स बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो, अगर हमारे पास एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो सारे प्लांट्स ट्रीज़ सब होंगे, लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है एनवायरनमेंट में तो सारे स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हो जाएंगे एंड बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस पर एक प्रॉब्लम आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अगर हमें हमारी कंट्रीज़ को डेवलप करना है इकोनॉमिकली और अगर हमें एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन करे बिना ये करना है तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। और इस तरह के डेवलपमेंट में हम इंटीग्रेट करते हैं एनवायरनमेंट इन द प्रोसेस, यानी कि हम एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम जो है वो प्रेजेंट नीड्स को, सोसाइटी के जो नीड्स है अब प्रेजेंट के, उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसके लिए ध्यान रखते हैं कि हम जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स है उनके लिए उनकी जो एबिलिटी है उनके नीड्स को मीट करने की, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, यानी कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो और कुछ रिसोर्सेज को ऐसे बचाएं हम ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स भी उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। एंड इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जैसे कि इको फ्रेंडली इनोवेशन। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना चाहते हैं तो हमें इनकरेज करना पड़ेगा इको फ्रेंडली मेथड्स एंड इनोवेशंस, जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट ये इंश्योर करता है कि हमारे कंट्री में अब हमारे प्रेजेंट नीड्स भी फुलफ़िल हो एंड हमारे फ्यूचर के जनरेशन्स की नीड्स भी फुलफ़िल हो सके और फ्यूचर का डेवलपमेंट हो सके, जो हम कर सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। न्यू लुक टू ग्रोथ, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नया मीनिंग देता है इकोनॉमिक ग्रोथ का इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, हम बिना पोल्यूशन के रह सकते हैं एंड हमारी कंट्री में जो ट्रीज़ है, ग्रीनरी है, वो अच्छे से रहेगी एंड प्रिजर्व्स बायोडाइवर्सिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस है और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये रिकॉग्नाइज करता है प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेथड्स को फॉलो करें तो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंस करता है इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं तो हम सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, इकोनॉमी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम सोशली भी अच्छे हो सकते हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है एंड एनवायरनमेंट को भी डेवलप किया जा सकता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, सो बेसिकली पोल्यूशन हम जानते हैं जब अगर कोई हार्मफुल पोल्यूटेंट्स या फिर कोई हार्मफुल केमिकल्स एंड जो मटेरियल्स है, जो कोई भी सब्सटेंसेस है, वो अगर हमारे वाटर, एयर या फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे खाने पीने में या फिर जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें अगर अनहेल्दी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं एंड अगर वो हमारी हेल्थ पे एक इफ़ेक्ट डाल रहा है, बुरा इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो हम उसको पोल्यूशन कहेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन है, एयर है, वाटर है, उन सभी चीज़ों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सो बेसिकली ये 3 टाइप के हम एयर पोल्यूशन, वाटर एंड नॉइज़ पोल्यूशन को यहाँ पर समझने वाले हैं। एयर पोल्यूशन बेसिकली इन रीजंस की वजह से होता है, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कंबस्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सो जैसे कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर कुछ चीज़ों को बर्न कर दिया जाता है फायर में, और जो कंबशन होता है जैसे कि हम कुछ चीज़ों को जलाते हैं और कुछ उससे बनाते हैं, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं एयर पोल्यूशन एंड जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसकी वजह से, एंड जो सॉल्वेंट यूजेज एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स, जो न्यूक्लियर एनर्जी से हम जलाकर स्मोक रिलीज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों से एयर पोल्यूशन होता है और उसकी वजह से एयर ख़राब हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स में, एंड इसकी वजह से बहुत सारे डिसीज़ेज़ होते हैं जैसे टीबी, एस्थमा, एंड इसकी वजह से हमारे टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो जाता है ये, और हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वाटर पोल्यूशन, अगर कोई भी हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ हमारी वाटर में मिक्स कर देते हैं और अगर वो हमारे वाटर को यूज़लेस या फिर हार्मफुल बना देते हैं तो उसको वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। मेन वाटर पोल्यूटेंट्स है जैसे कि सीवेज, अगर जो वॉशरूम्स का पानी या फिर जो बाथरूम्स या टॉयलेट से आने वाला पानी अगर वो पीने वाले जो फ्रेश वाटर्स में मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। एक्जॉटिक ऑर्गेनिक
केमिकल्स, यानी कि जो केमिकल्स अगर मिक्स हो जाते हैं या फिर जो इनऑर्गेनिक मिनरल एंड कंपाउंड्स है अगर वो मिक्स हो जाते हैं वाटर में और उसको हार्मफुल बना देते हैं, तो इसकी वजह से पोल्यूशन होता है। और जो पोल्यूटेड वाटर है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैरासाइट्स को कैरी करता है। इसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस होते हैं जैसे कि क्लोरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, और ये हमारी ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन उसको कहते हैं जो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल हार्म करता है बाय द साउंड, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा साउंड को सुनते हैं जैसे ट्रैफिक, रेलवेज़, इंडस्ट्रीज़, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साउंड होते हैं, जो बड़े बड़े आवाज़ होती हैं जिसको हम सुनते हैं, जैसे कि जो हम ट्रैफिक में होते हैं या फिर जो लाउड स्पीकर्स होते हैं एंटरटेनमेंट की वजह से लोग उसको यूज़ करते हैं, तो ये सारे जो पोल्यूशन होते हैं इसको भी हम कह सकते हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन है। बिकॉज इसके अंदर हम बहुत सारे सोर्सेज से आवाज़ को सुनते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो टेम्पररी या फिर परमानेंट हियरिंग लॉस कर सकता है। इससे हमारी सुनने की क्षमता में कमजोरी आ सकती है, मेंटल फटीग हो सकता है एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इनएबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट प्रॉपर्ली। सो ये सारे इफेक्ट्स है नॉइज़ पोल्यूशन के। पॉइंट और दी रीजंस फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो बेसिकली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उसको कहा जाता है जिसमें एनवायरनमेंट का नुकसान हो, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाए या फिर एनवायरनमेंट की कंडीशन वर्स हो जाए। सो यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिटेरिएशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल एसेट्स का एनवायरनमेंट में, यानी कि अगर नेचुरल एसेट्स जो कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अगर ख़राब हो जाते हैं और अगर उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है तो हम कह सकते हैं ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। सो इसके कुछ रीजंस है जैसे कि लैंड डिस्टर्बेंसेस। अगर जो लैंड है जो हम जिसमें प्रोड्यूस करते हैं, जो एग्रीकल्चर की लैंड है या फिर जो कोई भी लैंड होती हैं उसके अंदर अगर सॉइल ख़राब हो जाता है या अगर उसके अंदर प्लांट्स अच्छे ना हो और अगर उसके अंदर वीडी प्लांट स्पीशीज़ आ जाते हैं, अगर वो कंट्रोल करने लग जाते हैं तो उसकी वजह से दूसरे जो लोकल ग्रीनरी है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि जो वीडी प्लांट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और वो स्पीशीज़ जो है वो दूसरे प्लांट्स को ख़राब कर देती हैं और लोकल ग्रीनरी को एलिमिनेट करती हैं और इस तरह की इन्वेसिव स्पीशीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं लैंड को एंड एनवायरमेंटल एसेट को। पोल्यूशन। सो अगर एयर, वाटर, लैंड या फिर नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो ये सारी चीज़ें हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। लैंडफिल्स यानी कि जो लैंड होता है अगर वहाँ पर लोग कचरा फेंकने लगते हैं और अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ों को डंप करने लगते हैं तो वहाँ पर लैंडफिल हो जाता है और इसकी वजह से एयर में पोल्यूशन होता है और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा फोल स्मेल्स आती हैं, बहुत बुरी स्मेल्स आती हैं और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं एंड जो डिसीज़ेज़ है यहाँ से ही शुरू होती है। इसकी वजह से भी ह्यूज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर हम प्लांट्स को कट करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है बिकॉज जब प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो अर्थ है वो गर्म होने लगता है और इसकी वजह से जो कार्बन है वो फिर से एनवायरनमेंट में चले जाता है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। नेचुरल कॉजेज़ होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक्स, टाइडल वेव्स, स्टॉर्म्स, जो वाइल्ड फायर्स होते हैं, अगर जो जंगलों में आग लग जाती हैं, अर्थक्वेक आते हैं या फिर जो समुद्र की लहरों में चेंजेस आते हैं, स्टॉर्म्स आती हैं, उसकी वजह से प्लांट्स, एनिमल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उन लोगों की डेथ्स हो जाती हैं और ये इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है नेचर के ऊपर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर प्रोडक्शन। सो अगर बेसिकली अगर हम ज़्यादा ही प्रोडक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं तो उसकी वजह से क्या है, एयर पोल्यूशन होता है और बहुत ज़्यादा उसमें से स्मोक निकलती है, साउंड निकलता है, एफ्लुएंट्स निकलते हैं जो कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी वजह से उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में बहुत नुकसान होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। एक्सप्लेन अबाउट सेक्टोरल ग्रोथ रेट ट्रेंड्स ऑफ तेलंगाना इकोनॉमी। सेक्टोरल ग्रोथ रेट यानी कि जो हमारी तेलंगाना है, जो स्टेट है, उसके अंदर जो हमारी इकोनॉमी है, यहाँ का जो पैसा है, यहाँ की जो डेवलपमेंट है, यहाँ जो किस तरह से कंट्री जो स्टेट है हमारी उसके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ की इनकम लोगों की किस तरह से बढ़ रही है, इसके अंदर जो है वो सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर तेलंगाना में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर है और इसके अंदर GSVA से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी कैसी है। GSVA जैसे हम जो स्टेट जो कंट्री के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक सर्विसेज होते हैं, GDP से हम जिसको कैलकुलेट करते हैं कंट्री में, उस तरह से हम स्टेट में GSVA से कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड से। और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं फ्रॉम द रिसेंट ईयर्स।
सो बेसिकली यहाँ पर प्राइजेस में चेंजेस आते रहते हैं तेलंगाना में करंट एंड कांस्टेंट प्राइजेस में। एंड जो करंट प्राइजेस है उसके अंदर शेयर ऑफ जो टर्शरी सेक्टर है वो ग्रो हो चुका है, यानी कि जो टर्शरी सेक्टर है उसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन रिसेंट ईयर्स में। ये इंक्रीज़ हुआ था एट ए हायर रेट फ्रॉम 52% इन 2011-12 से लेकर 62% हो चुका था 2019-2020 के बीच में। और जो प्राइमरी सेक्टर है उसके जो शेयर्स है वो डिक्लाइन हो गए थे, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तेलंगाना की इकोनॉमी में। पहले वो 19% था इन 2011-12 एंड अराउंड 18% हो चुका था 2019-20 में, यानी कि ये 1% से गिरा है। एंड जो शेयर है सेकेंडरी सेक्टर का ये डिक्लाइन हुआ था, 27% था ये 2011-12 में, लेकिन अराउंड ये 16% हो चुका था 2019-2020 में तेलंगाना में। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है इन द ग्रोथ पैटर्न ऑफ शेयर्स, यानी कि जो सारे सेक्टर्स है, 3 सेक्टर्स है, ये 3 सेक्टर्स इसमें इंस्टेबिलिटी है, यानी कि जो टर्शरी सेक्टर है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एंड इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो भी थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूट करता है एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा कम करता है कंट्रीब्यूट। लेकिन ये 3 सेक्टर्स मिलकर ही हमारी जो तेलंगाना की इकोनॉमी है इसमें इंक्रीज़ करते रहते हैं। इसके शेयर्स जो है वो इस तरह से हैं, टीएस जेनको एंड टीएस ट्रांसको। सो बेसिकली ये 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, एस्टैब्लिश किए गए हैं हमारे तेलंगाना में। इन दोनों के कुछ अलग अलग काम हैं, जैसे कि जो टीएस जेनको है इसको तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता है और इसको एस्टैब्लिश किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इन मई 2014। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके ऑपरेशंस है वो कब से स्टार्ट किए गए थे, जून 2014 से। सो बेसिकली टीएस जेनको जो है ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका काम करता है तेलंगाना स्टेट में। और इसके अंदर एस्टैब्लिश किया गया था, इंस्टॉल किया गया था एक कैपेसिटी जो कि 5008 टू 5.26 मेगावाट से एस्टैब्लिश किया गया था। बड़े ट्रांसफार्मर्स एंड जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की मशीन है उसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ये इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो तेलंगाना में पावर की ज़रूरतें हैं, जो डिमांड है उसको ध्यान में रखकर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और जो टीएस जेनको है इसके अंदर ये कैपेसिटी को एडिशनल इंक्रीज़ किया गया था और इसके अंदर नए 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया गया था जो कि 5080 मेगावाट्स के है। और इसके अंदर और 2 न्यू प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था, इंस्टॉल किया गया था, एक भद्राद्री एंड यादाद्री में, जिसकी मदद से हमारी तेलंगाना स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से रेगुलेट करना है वो सारी चीज़ें देख सकें। और ये जो 2 इंस्टॉल किए गए थे न्यू प्रोजेक्ट्स कहाँ पर, भद्राद्री एंड यादाद्री में, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स थे। टीएस ट्रांसको इसका फुल फॉर्म है तेलंगाना स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड। सो बेसिकली ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है हम कह सकते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था तेलंगाना में जून 2014 में। सो इसका भी काम यही है कि यहाँ पर तेलंगाना में एडवांस टेक्नोलॉजी हो, तेलंगाना में जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी हो एट द लो कॉस्ट एंड एट द हाई स्पीड। जो है यहाँ पर सभी तरह के जो यहाँ पर टावर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, वो सभी चीज़ों को मेंटेन करना, उनकी मेंटेनेंस करना, उनको सही से चलाना और यहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना अच्छे से, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसको एस्टैब्लिश किया गया था स्टेट की नीड्स को पूरी करने के लिए। और ये प्लान करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, मेंटेनेंस करता है ट्रांसमिशन नेटवर्क, और ये ध्यान में रखता है ताकि हमारी जो तेलंगाना की पावर की डिमांड है जो ग्रो हो रही है टाइम के साथ, उसको ये पूरी करने की कोशिश करता है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एजुकेशन प्रोफाइल ऑफ तेलंगाना। सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे तेलंगाना का एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन प्रोफाइल कैसी है। सो जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है वो फोकस करती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट एलिमेंट्री जो छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं और जो सेकेंडरी एजुकेशन है जो बड़े होने के बाद जो एजुकेशन मिलती है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखती हैं। और इसके अंदर सभी जेंडर के लोगों को सभी लोकेशन में और जो सारे सोशल गैप्स को दूर करके एजुकेशन को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है सभी लेवल्स में। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2020, यहाँ पर हमारे तेलंगाना में 40,597 स्कूल्स है एंड 2558 जूनियर कॉलेजेस है तेलंगाना में एंड अबाउट 995 डिग्री कॉलेजेस है जो कि फंक्शन कर रहे हैं हमारे स्टेट में। एंड हमारे तेलंगाना में 20 यूनिवर्सिटीज़ है जो कि उनमें से 3 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड मोर एवर अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस है जो रिसर्च करने के लिए है वो भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ की नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास जो है वो
DRDL है, डिफेंस के लिए है, एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है और जो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है हमारी तेलंगाना में। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने है उसने KG से लेकर PG तक फ्री एजुकेशन प्रोग्राम को भी इन्वेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है। और तेलंगाना गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एक नया एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर लोगों को रेजिडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसको रेजिडेंशियल एजुकेशन कहा जाता है। एंड वहाँ पर लोग रह भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं एंड खा भी सकते हैं। डिस्क्राइब द हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव्स ऑफ तेलंगाना स्टेट। सो बेसिकली हमारे तेलंगाना में हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे, जैसे कि हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू रीच द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल ऑफ दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक गोल निकाला था जिसको कहते हैं हेल्थ फॉर ऑल। और इसको मीट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, जैसे ये हमारे एजुकेशन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इस तरह के प्रोग्राम्स को तेलंगाना गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। द इंपॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट इंक्लूड कंटी वेलुगु। सो बेसिकली कंटी वेलुगु आई ऑपरेशंस एंड आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया था। बस्ती दवाखाना ये भी गवर्नमेंट ने लाया था यहाँ की तेलंगाना में। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एंड KCR किट ये भी लाया गया था बाय द KCR गवर्नमेंट। TVVP एंड हॉस्पिटल्स एंड आरोग्य श्री हेल्थ केयर ट्रस्ट, ये इस तरह के प्रोग्राम्स को यहाँ पर लाया गया था। अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2020 यहाँ पर हमारे तेलंगाना में 4797 हेल्थ सब सेंटर्स हैं एंड उसमें से 633 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है एंड जो 90 है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है एंड 19 एरिया हॉस्पिटल्स है एंड 9 जो है वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स है, और जिसमें से 12 जो है वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है एंड 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है तेलंगाना में। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट। सो बेसिकली कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमारे तेलंगाना में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है ऑन द गोदावरी रिवर इन कालेश्वरम तेलंगाना। सो बेसिकली कालेश्वरम एक प्लेस है हमारे तेलंगाना में जहाँ पर गोदावरी रिवर है और उसके ऊपर इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनाया गया था ताकि पानी की सप्लाई अच्छे से हो सके एग्रीकल्चर के इरिगेशन में। सो बेसिकली ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है एंड ये प्रोजेक्ट को ओपन किया गया था जून 2019 में। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो सपोर्ट करता है क्रॉप कल्टीवेशन, यानी कि इससे हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो फूड है फूड ग्रेन्स उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये 45 एकर्स ऑफ लैंड को कवर करता है एंड 169 TMC वाटर जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर। एंड जो ये प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को भी प्रोवाइड करता है 1 करोड़ लोगों को, यानी कि जो हमारे हैदराबाद है ग्रेटर हैदराबाद में 1 करोड़ पॉपुलेशन है उनको पानी यहाँ से ही मिलता है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इस इरिगेशन प्रोजेक्ट से ही मिलता है। एंड अबाउट 16 TMC वाटर जो हमारे कालेश्वरम प्रोजेक्ट से ही यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर 16 TMC वाटर जो है उसको रिज़र्व किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के कामों के लिए। एंड इन एडिशन जो है यहाँ पर ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमें पानी प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, और साथ ही साथ ये हमें हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी मदद करता है, यानी कि हम हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी पानी यहीं से लेते हैं और यहीं से पानी को स्टोर करके यूज़ करते हैं। एंड जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है वो हमें पानी प्रोवाइड करता है फॉर मिशन भागीरथा। सो यहाँ तक हमने 14 आंसर्स को कवर कर लिया है, शॉर्ट आंसर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, IP एग्जाम्स के लिए, इकोनॉमिक्स के। सो आने वाले वीडियोस में हम लॉन्ग आंसर्स को भी कवर करने वाले हैं। एंड मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस जो है शॉर्ट आंसर्स जो है उसको भी मैंने अपलोड कर रखा है। सो आपको वीडियोज़ जाकर चेक करने चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस मैंने दिए हैं। एंड अगर आप ये सारे वीडियोज़ एक बार देख लेते हैं एंड इसमें से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एंड मैं होप करती हूँ आपको इसके अंदर सारी चीज़ें समझ आ चुकी होगी। एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।